हेलो स्टूडेंट्स, टैली की अगली क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट। पेरोल मैनेजमेंट के अंदर हमने काफ़ी सारे पे हेड्स बना लिए हैं। जो हम पे हेड्स बना चुके हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं। हम लोगों ने एडवांस टैक्स डिडक्शन तक का पेमेंट पे हेड्स बना लिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे के जो पे हेड है वो देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सारे ही पे हेड आपको बताए हैं। हो सकता है कि आप जहाँ जॉब करें वहाँ पे हेड इतने सारे ना बने, तो हमने यहाँ पर, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पर इतने सारे पे हेड आपको बनाना सिखा रहे हैं। एडवांस सैलरी डिडक्शन तक हमने पे हेड बना लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस टैक्स डिडक्शन हो गया है ये। इसको हम सही कर देते हैं, बैक करके ऑल्टर में जाते हैं। यहाँ पर इसका नाम है एडवांस टैक्स डिडक्शन, एडवांस सैलरी डिडक्शन। इसको सेव कर देते। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पे हेड क्या है? नेक्स्ट पे हेड है हमारा एम्प्लॉयज ईपीएफ डिडक्शंस। अच्छा, ये ईपीएफ, ईएसआई, एनपीएस, ईडीएलआई, ये सब क्या चीज़ें होती हैं? इनकी फुल फॉर्म्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। उनकी सैलरी में से कुछ फंड कटता है, वो जब वो रिटायर होते हैं या उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उस फंड को निकाल सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके एक बड़ी रकम बनाई जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे कि उनके इमरजेंसी टाइम में उनको काम आ सके। ईएसआई होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी है जिसमें उनको इंश्योरेंस मिलता है। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। उनकी पेंशन के लिए कुछ राशि बेसिक पे से कटती रहती है और वो लास्ट में जाके उनको, जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उस पेंशन के रूप में एक अमाउंट उनको हर महीने मिलने लगता है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। जो भी अर्निंग वो कर रहे हैं उस पर एक शेयर अमाउंट उनको डोनेट करना होता है। ईडीएलआई होता है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। तो ये भी एक प्रकार का इंश्योरेंस है, इसके द्वारा उनको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लेना। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईएसआई मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, और ईडीएलआई एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ईपीएफ डिडक्शन है, मतलब प्रोविडेंट फंड के लिए डिडक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि 12% की कटौती है बेसिक सैलरी पर। ठीक है, चल मतलब उनकी अगर बेसिक सैलरी जो भी है, मान लो 8,000 है, किसी की 6,000 है, किसी की 4,000, तो उनका 12% कटेगा। और 12% कट के एक जगह इकट्ठा होता जाएगा और वो जब भी उनको इमरजेंसी टाइम में ज़रूरत पड़े वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज रिटायरमेंट के टाइम पर तो उनको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हम पे हेड एम्प्लॉय ईपीएफ डिडक्शन @ 12%। एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन में जाएगा ये, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अच्छा, आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दो अलग चीज़ें हैं। एम्प्लॉयज का मतलब जो जॉब कर रहा है और एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, अभी एम्प्लॉयर का नहीं। एम्प्लॉयर के भी पे हेड आएंगे, वो हम आगे बनाएंगे। तो एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, यहाँ पर आपका आ जाएगा पीएफ अकाउंट, अकाउंट नंबर 1, ये हमें लेना है। ठीक है, ये आपका करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा ये आपका, ये यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप आएगी अपने आप। कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू रखना है हमें, और मंथ यहाँ पर हम लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट रखेंगे 1। इसके अंदर आ जाएंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ पर किसके ऊपर लगेगा? बेसिक पे के ऊपर, तो बेसिक पे ले लेंगे यहाँ से, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे,
इसमें अमाउंट अप टू भी तो है नहीं, सीधा परसेंटेज ही होगा आई थिंक। एंड ऑफ लिस्ट सीधा परसेंटेज है, तो स्लैब टाइप में आ जाएंगे परसेंटेज 12 और सेव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें एम्प्लॉयज ईएसआई डिडक्शन। तो एम्प्लॉयज ईएसआई डिडक्शन यानी स्टेट इंश्योरेंस का है, 1.75 कटता है आपकी बेसिक सैलरी पर। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। एम्प्लॉयज ईएसआई डिडक्शन एट द रेट 1.75%। ईएसआई डिडक्शन इसी में जाएगा एम्प्लॉयज स्टैच्यूरी, और यहाँ पर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के नाम से ही ऑप्शन आएगा। अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज, ये यस रहेगा एज इट इज। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ये भी बेसिक पे पर ही है, तो यहाँ पर हम लेंगे बेसिक पे, एंड ऑफ लिस्ट सीधा आएंगे परसेंटेज लिख देंगे 1.75 और सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज एनपीएस डिडक्शन एट द रेट 10%। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत 10% की कटौती होगी बेसिक पे से। तो यानी कि अगर 8,000 रुपये आपकी बेसिक पे बनती है, बेसिक पे का मतलब समझो बेसिक पे, अभी आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी की बात नहीं हो रही, सिर्फ बेसिक पे की बात हो रही। मूल वेतन जो आपका है, मान लो 8,000 रुपये है, तो उसमें से 800 रुपये हर महीने आपके कटेंगे, और वो आप जब रिटायर होंगे तब आपको वो एक जो भी स्कीम रही होगी 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 जैसे भी स्कीम रही होगी, उस स्कीम के अंतर्गत आपको हर महीने ये मिलने लगेंगे। 60 साल से ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो ये आपके जब तक आप जीवित हैं तब तक ये पेंशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज एनपीएस डिडक्शन 10% आपका कटना है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं फटाफट से। एम्प्लॉयज एनपीएस डिडक्शन एट द रेट 10%, ये भी स्टैच्यूरी में ही जाएगा। एम्प्लॉयज स्टैच्यूरी डिडक्शन नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1 अंडर करंट लायबिलिटीज, यस। इसको कंफर्म कर लें थोड़ा सा। सही चल, नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक पे, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा आपका 10%, और इसको कर देंगे हम सेव। ठीक है, तो ये आपके एम्प्लॉयज़ के सारे डिडक्शन बन गए। अब आती है बात एम्प्लॉयर्स की। एम्प्लॉयर्स ईपीएस कंट्रीब्यूशन, देखो यहाँ एम्प्लॉय के लिए हमने क्या बनाया था, एम्प्लॉयज़ ईपीएफ डिडक्शन 12% था। अब ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ये भी प्रोविडेंट फंड का ही है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो कंपनी या प्रोविडेंट फंड या गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके अंतर्गत अगर कोई प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट फर्म जो भी हैं किसी एम्प्लॉय को हायर करती हैं और उसके प्रोविडेंट फंड की स्कीम लेती हैं, लेना ही है उनको, वो एक क्राइटेरिया होता है कि कितने से ज़्यादा एम्प्लॉय हो तब आपको ये कंपलसरी हो जाता है लेना। उस केस में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी से, बेसिक सैलरी से 12% की कटौती हो रही है या 10% की कटौती हो रही है एज पर लॉ, तो जो एम्प्लॉयर है उसको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी से ही कटेगा। एम्प्लॉय की सैलरी से मान के चलो अगर 10% कट रहा है तो 5% एम्प्लॉयर से कटेगा, तो कुल मिला के 15% की जमा पूंजी उसकी बनती जाएगी हर महीने एम्प्लॉय की। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोविडेंट फंड में, इंश्योरेंस में, जो भी
स्कीम में गवर्नमेंट काट रही है एम्प्लॉय से, उसी स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर से भी कुछ अमाउंट कटता है, ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉय जो है आपका उसको एक अच्छी रकम मिल सके रिटायर होने पे, क्योंकि वो अपनी उम्र के कितने ही साल आपकी कंपनी को ग्रो करने में लगाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स ईपीएस कंट्रीब्यूशन में हम आएंगे। तो इसमें क्या है कि आपका पेंशन सिस्टम के अंतर्गत है ये, इसको बनाते हैं, चलिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन @ 8.33%। ये जाएगा आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन में, ईपीएस यानी एम्प्लॉयर पेंशन सिस्टम। एम्प्लॉयर्स स्टैच्यूटरी डिडक्शन, अब हम लेंगे एम्प्लॉयर्स का स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये जाएगा ईपीएस अकाउंट नंबर 10। ये हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सैलरी पर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, क्योंकि हम तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर नो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर नो ही रहेगा। एज कंप्यूटेड, नॉर्मल राउंडिंग 1, यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमको वही लेना है बेसिक पे, और एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ अमाउंट अप टू 6500, स्लैब टाइप वैल्यू, और यहाँ पर हम 8.33% लें। देखो इसमें एक्चुअली में है क्या, स्लैब आपको समझा दूं मैं। ये स्लैब ये है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 6500 रुपये से कम होती है तब तो कंट्रीब्यूशन 8.33 जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा होती है, कितनी भी हो फिर एक फिक्स्ड अमाउंट जाएगा 541 रुपये कंपनी की तरफ से, ठीक है। अगर बेसिक सैलरी 6500 से कम है तब तो कंपनी 8.33 का कंट्रीब्यूशन देगी, और अगर 6500 से ज़्यादा है तो फिर 541 रुपये हर महीने, जब भी कटौती होगी हर महीने वो देगी, ठीक है। तो इसको हमें वहाँ फिल करना है, इस फार्मूले को। तो हमने ये फार्मूले तो लगा लिया कि 6500 रुपये से कम होने पर, अमाउंट अप टू 6500 रुपये तक होने पर 8.33%। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, एक ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी, यहाँ पर हमें परसेंट लगाना है, ठीक है। फिर हम आएंगे नीचे, अमाउंट ग्रेटर देन 6500 से कहीं तक भी जाने, आगे कितना भी जाए तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू और 541, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम सेव। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयर्स ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। ये है प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, और ये था हमारा पेंशन सिस्टम का कंट्रीब्यूशन। अब इसमें देखो क्या है, इसमें एम्प्लॉय जो था उससे 12% की कटौती हो रही है, और पेंशन सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन गया है वो 8.33 का कंपनी की तरफ से गया है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस बचता है वो प्रोविडेंट फंड में कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला में भी यही लगाना है। देखो फॉर्मूले में क्या लगाना है, एम्प्लॉयज़ पीएफ ईपीएफ डिडक्शन 12% और एम्प्लॉयज़ ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट पे हेड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो बचता है डिफरेंस वो हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। चलिए इसको भी बनाते हैं, बनाते समय आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बनेगा एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन @3.67%। ये भी उसी में जाएगा, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। यहाँ पर हमें लेना है पीएफ अकाउंट नंबर 1 इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
एक्सपेंस, अच्छा सॉरी गड़बड़ कर दी, एम्प्लॉयर लेना था यहाँ पर हमने, एम्प्लॉयज यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नो एज कंप्यूटेड एज इट इज रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगी और 1 रहेगा। आते हैं यहाँ ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12% का जो कंट्रीब्यूशन हुआ था उसको लेंगे, फिर हम यहाँ से लगाएंगे सब्ट्रैक्ट पे हेड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 8.33 वाले हेड को और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, इसमें यहाँ पर लेंगे परसेंटेज और यहाँ लगा देंगे 100%। ठीक है, अब देखो ये 100% क्यों लगाया गया है, इसका मतलब क्या है। ऊपर आपको ये फॉर्मूला तो दिख ही रहा होगा जो हमने लगाया है कि एम्प्लॉयज EPF डिडक्शन माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन हो रहा है वो 1000 रुपये का हो रहा है और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो 800 रुपये का जा रहा है। तो अगर 1000 में से 800 रुपये माइनस कर दें तो बचता है 200 रुपये, तो 200 रुपये पूरा का पूरा एम्प्लॉयर EPF कंट्रीब्यूशन के लिए चला जाए, तो वो पूरा का पूरा जाए, इसलिए हमने यहाँ पर 100% लिखा है। यानी कि जब इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो जो वैल्यू एक्चुअल निकल के आएगी वो ये आएगी 3.67%। तो 3.67 पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन में चला जाए, किसके, EPF कंट्रीब्यूशन, यानी प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है अपने एम्प्लॉय के लिए, उसके हेड में चला जाए पूरा का पूरा। ठीक है, इसको कर देंगे हम सेव। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे हमारा ESI। ESI आपको पता ही है क्या है, आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। अब इन स्टेट इंश्योरेंस की तरफ चलते हैं। स्टेट इंश्योरेंस के लिए कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है अपने एम्प्लॉय को। तो देखो ESI का जो एम्प्लॉय का लेजर बना था ये NPS था, ESI डिडक्शन 1.75 था और कंपनी कितना दे रही, 4.75। तो ये आपका 5.75 और ये लगभग 6.5% आपका हो गया कुल मिला के। तो इतना जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट इसको इंश्योरेंस में ले रही है, तो इंश्योरेंस जब कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योरिटी मिलेगी, तब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस लेजर को बनाते हैं। इसमें यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट दे दिया है आपको, क्योंकि आपको वहाँ समझ में उस तरीके से कई बच्चों के आ रहे थे मैसेज कि सर स्क्रीनशॉट दे दो, हमें समझ में आया कौन सी वैल्यू कहाँ फिल करनी है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग इसको समझ के करें, जब तक समझ नहीं आता इसको रिपीट कर करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप स्किप कर करके देख के और बनाते चले जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तब समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तब भी कुछ कमेंट करके लिखो, और नहीं आ रहा है तो फिर तो पूछो ही क्या नहीं आ रहा समझ में, है ना। चलिए तो ESI कंट्रीब्यूशन के लिए बनाते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सॉरी ESI कंट्रीब्यूशन @ 4.75%। ये भी एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी डिडक्शन में ही जाएगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नो एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। इसके अंदर ये रहेगा शायद बेसिक पे पर, यहाँ जो भी बेसिक पे होगी उसका 4.75 का कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी। यहाँ पर सीधे परसेंट पे आ जाएंगे 4.75 और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कंपनी का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो एम्प्लॉय से कितना कट रहा था यहाँ पर पेंशन सिस्टम में 10%, और 10% का ही कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाएगा, यानी कि टोटल 20%
बेसिक पे का एम्प्लॉय को मिलेगा। यानी अगर 8,000 रुपये है तो 800 रुपये तो आपसे कटेंगे और 800 रुपये आपकी कंपनी से कटेंगे, यानी 1600 रुपये आपके हर महीने जमा होंगे। तो 1600 रुपये का लगभग आपका आता है करीब करीब 5-5,500 रुपये की पेंशन आपकी हो जाएगी 60 साल के जब आप हो जाएंगे उसके बाद। चलिए या फिर जो भी आपका उस समय स्लैब टाइप रहेगा, जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। चलिए इसका लेजर बनाते हैं, पे हेड सॉरी। यहाँ पर एम्प्लॉयर, एनपीएस कंट्रीब्यूशन @ 10%, एम्प्लॉयर स्टैच्यूटरी डिडक्शन सॉरी कंट्रीब्यूशन, ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम टायर 1, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नो, नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक पे, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर आपका आ जाएगा परसेंट में ही दिया है, सीधा परसेंट में दिया है, परसेंटेज 10%, और इसको भी कर देंगे हम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ एम्प्लॉयर के लिए अदर चार्जेस जो लगते हैं वो बनाने हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका पीएफ एडमिन चार्जेस। ये एडमिन चार्ज सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए लगता है, लगता तो एम्प्लॉयर पे ही है, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के लिए लगता है जिनकी बेसिक सैलरी 6,500 रुपये तक है, यानी 6,500 रुपये से कम या फिर 6,500 रुपये तक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उनके लिए ये पीएफ एडमिन चार्ज लगता है 1.10, और अगर 6,500 रुपये से ऊपर है 1 रुपये भी तो फिर कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए हम इसका पे हेड भी बना देते हैं फटाफट से। पीएफ एडमिन चार्ज @ 1.10%, ये जाएगा हमारा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस में। एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2 अंडर करंट लायबिलिटीज एज कंप्यूटेड वैल्यू। पहले से देखो नीचे पूरा सेट है, आपका कर्सर यहाँ से सीधा जंप करेगा कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन ऑन पीएफ ग्रॉस, ये ग्रॉस पे लगता है। जो भी ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी उसके ऊपर लगेगा, लेकिन कंडीशन वही है कि बेसिक सैलरी आपकी 6,500 रुपये तक होगी तभी ये कंपनी पे कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उन्होंने दिया भी है 6,500 रुपये होने तक 1.10, सीधा यहाँ आएंगे 6500, यहाँ पर 1.10% और इसको सेव करेंगे। अगला है इसमें हमारा EDLI एडमिन चार्जेस। EDLI बताया था आपको, एम्प्लॉयज क्या देख लेते हैं, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। इसके लिए जो चार्जेस कट रहे हैं 0.01, और ये सब पे कटेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये सब पे कटेगा। ठीक है, चलिए एम्प्लॉयर EDLI एडमिन चार्ज @ 0.01%, ये आपका जाएगा एम्प्लॉयर अदर चार्जेस में। यहाँ पर EDLI एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 21 है इसमें, अंडर जाएगा आपका ये करंट लायबिलिटीज नो, सीधा यहाँ आएंगे हम, और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है तो सीधा परसेंटेज लिखेंगे 0.01 और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें EDLI कंट्रीब्यूशन 0.50, तो ये तो चार्ज था, अब कंट्रीब्यूशन है।
तो कंट्रीब्यूशन भी सभी के लिए रहेगा। अच्छा, इसमें हमारा गलत हो गया है, एक मिनट, वहाँ पर हमें 22 ही रखना था, गलती से हमने 21 कर दिया। ऑल्टर करते हैं, ये था हमारा 0.01 वाला। इसमें आते हैं, यहाँ पर हमें लेना है 22, ये रहेगा नो, और बाकी सब एज इट इज कंट्रोलेबल। चलिए अगला बनाते हैं। अगला है हमारा EDLI एडमिन चार्ज, सॉरी कंट्रीब्यूशन 0.50। EDLI कंट्रीब्यूशन एट द रेट 0.50%। वही है एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, यहाँ पर आएगा 21, करंट लाइबिलिटीज और परसेंट आ जाएगी आपकी सीधी 0.50। इसको भी कर देंगे सेव। अब हमारे सारे पे हेड बन चुके हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर शुरू में जो स्लैब आपको दिया था हमने वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा बेसिक पे, HRA, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, कैंटीन डिडक्शन, बोनस, रीएम्बर्समेंट, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, ग्रेचुटी, एम्प्लॉयज EPF डिडक्शन 12%, एम्प्लॉयज ESI डिडक्शन 1.75%, NPS डिडक्शन 10%, EPS कंट्रीब्यूशन 8.33, EPF कंट्रीब्यूशन 3.67, ESI कंट्रीब्यूशन 4.75, NPS कंट्रीब्यूशन, एडवांस सैलरी डिडक्शन, एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस भी बन गए हमारे, एडमिन PF एडमिन चार्ज, EDLI एडमिन चार्ज और EDLI कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ तक हमारे सारे पे हेड्स बन गए। और मैंने आपको जैसे कि बोला था स्टार्टिंग में कि ज़रूरी नहीं कि ये सारे पे हेड आपको कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ बनाना पड़े, जितने की ज़रूरत हो वहाँ बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमें क्योंकि आपको सिखाना था इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने सारे ही पे हेड आपको सिखा दिए। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ पे हेड बनते हैं, नॉर्मल पे हेड, उनको देखते हैं हम आगे चल के। चलिए, इसके अलावा हमें जो पे हेड बनाने हैं वो ये हैं, क्रिएट अदर पे हेड्स। क्या क्या है? सैलरी पेएबल, PF पेएबल, ESI पेएबल और NPS पेएबल। तो चलिए इनको बना देते हैं फटाफट से। सबसे पहले सैलरी पेएबल, क्योंकि हम पे हेड्स के अंदर ही हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा पे हेड क्रिएशन में, तो सीधे ही बनाना शुरू कर दिया है। पेएबल ये आपका किस में जाएगा? करंट पे हेड पर, अच्छा पे हेड टाइप है तो ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर अंडर जाएगा करंट लाइबिलिटीज के और आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा PF पेएबल। PF पेएबल यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, अंडर करंट लाइबिलिटीज और सेव कर देंगे। इसके बाद है हमारा ESI पेएबल, ये भी रहेगा नॉट एप्लीकेबल, करंट लाइबिलिटीज और सेव कर देंगे। इसके बाद आपका रहेगा लास्ट इसमें NPS पेएबल, NPA नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेएबल, ये भी नॉट एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, अंडर करंट लाइबिलिटीज और सेव कर देंगे। ठीक है, तो चारों हमारे अदर पे हेड्स भी बन गए। अब हमें एक लेज़र बनाना है PF एडमिन एक्सपेंस का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा और उसका जो पेरोल है वो नो रखना है हमको। चलिए तो इसको करते हैं, तो यहाँ से करते हैं बैक, क्योंकि हम कहाँ पर हैं अभी? पे हेड के अंदर हैं। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे। नॉर्मल लेज़र बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है? अकाउंट इन्फो में, क्रिएट में जाना है लेज़र के अंदर, और यहाँ पर हमें बनाना है लेज़र PF एडमिन एक्सपेंसेस। हाँ, PF एडमिन एक्सपेंसेस, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये सब यूज ऑफ पेरोल भी नो रखना है और इसको सेव करना है। ठीक है, तो ये आपका पे हेड्स और कुछ लेजर थे जो हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अलावा हम आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया था आपको, अभी वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें और रह गई हैं इसमें। अब हमें क्या बनाना है? सैलरी मास्टर्स, एम्प्लॉय मास्टर बनाने हैं।
नॉर्मल अकाउंटिंग में हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं सैलरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत और उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को जोड़ देते हैं, लेकिन पेरोल के अंतर्गत इन एम्प्लॉयज़ के नाम, डिटेल्स, बैंक डिटेल, ये सब बनाने को क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉयज़ मास्टर बोलते हैं। तो एम्प्लॉयज़ मास्टर बनाने होंगे। पहला एम्प्लॉयज़ मास्टर बनेगा मनोज चौधरी का, दूसरा बनेगा राहुल राय का, तीसरा बनेगा पूजा सांगवान का। और अगर कंपनी भविष्य में किसी और को अपॉइंट करती है तो उसका हमें एम्प्लॉय मास्टर अलग से फिर से बनाना पड़ेगा। उसमें सारी प्रकार की डिटेल जाती हैं और क्या क्या पे हेड उनमें यूज़ होगा वो सब हमें अटैच करना है। ठीक है, तो ये सारा काम हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा ये जो स्लैब आपको दिया गया था ये पूरा हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे क्या करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कि प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।